हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों का पेपर सीबीएसई बोर्ड का हो गया होगा एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर ठीक गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड 2025 मैथमेटिक्स का ना सेट 1 का एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप अपने आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो इसमें बेसिकली प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला पूछा हुआ है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन हमें किसका निकालना है? ए का, ओके। किस पे निकालना है? वेक्टर बी पे, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन जिस पे निकालना है, किस पे निकालना है? वेक्टर बी पे, तो उसका मैग्नीट्यूड, ओके। तो ये ऑप्शन किस में है? तो ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन बी से। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक फंक्शन गिवन है हमें, और फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो इस फंक्शन का ना इंटरवल निकालना है जिसमें ये इंक्रीजिंग हो। तो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब एफ डैश एक्स जो होगा इसका ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 हो गया, ओके। तो यहाँ से हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिली। जब आप एफ डैश एक्स को 0 करोगे ना, तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। तो ये 2 है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। तो इसका साइन जब चेक करोगे एफ डैश एक्स का, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हमें इंक्रीजिंग बताना था, तो इस इंटरवल से यहाँ तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग होगा इन 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। वैसे यहाँ पे ओपन इंटरवल आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। बट ये इंक्रीजिंग बोला है तो हम 2 वाले पॉइंट को भी शामिल कर लेंगे, ओके। तो हम यहाँ पे ना इक्वल भी ले सकते हैं, ठीक है। इक्वल लेकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इक्वल है तो 2 भी इंक्लूड हो गया और ये इन्फिनिटी तक, तो ये प्लस साइन है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग होगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड है, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डेफिनेट इंटीग्रल में, 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से लेकर a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है ना, वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ओके। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर a, तो ये 2 टाइम्स नहीं हो गया, 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? 2 टाइम्स इसमें तो नहीं है, 2 टाइम्स इसमें भी नहीं है, इसमें है बट ये स्वैप कर रखा है लिमिट, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और बोला हुआ है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो होगा उसका वो ए के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो आप। तो ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट कर दो इसको, तो 1 12 4y, और सेकेंड रो को लिखोगे तो 6x 5 2x, एंड थर्ड रो को लिखोगे तो 8x 4 6। ये हमारा हो गया ए ट्रांसपोज। ए कितना है? 1 6x 8x 12 5 4 4y
2x6 अभी इक्वल है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 12 है वो 6x के बराबर होगा, तो यानी कि हमारा यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, एंड y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये जो 4y है वो 8x के बराबर कर दे, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो y इक्वल टू 2x हो गया, और x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, 2x प्लस y निकालना है। तो 2 और x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 4 है, तो ये 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें y की वैल्यू साइन इनवर्स x है, एंड जो इसमें x है ना वो -1 to 0 है। तो इसमें हमें ना रेंज बताना है y का, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं कि जो फंक्शन है ना y इक्वल टू साइन इनवर्स x, जब इसमें -1 से लेकर 1 तक x की वैल्यू होती है, तो इसका जो रेंज होता है ना, रेंज वो होता है -π/2 से लेकर π/2, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारा x का जो रेंज है ना वो -1 से लेकर 0 है, ठीक है। तो एक बार हम इसका ना साइन x का ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि उसका ये इनवर्स फंक्शन है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन x का, और ये वैल्यू है 1 और ये जो वैल्यू है -1 है, और ये 0 है, ये π/2 है, ये -π/2 है, ठीक है। तो जो साइन इनवर्स x है ना, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो -π/2 से लेकर π/2 होता है, ठीक है। क्योंकि ये -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही बाइजेक्टिव फंक्शन बन पाता है, और बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसी का हम इनवर्स फाइंड आउट कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है ना वो -1 से लेकर 1 तक होता है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में हमें -1 से लेकर 0 दिया हुआ है, तो -1 से लेकर 0 यानी ये वाला, तो यानी कि -π/2 से 0 वाला आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे कई बच्चे -π/2 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल वाला ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। बट ये जब होता जब -1 से लेकर 1 होता, पर यहाँ पे -1 से लेकर 0 है, तो इसलिए आंसर बी करेक्ट होगा। ओके, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल बनाता है, वाई के साथ में ये, एंड जेड के साथ में ये थीटा एंगल बनाता है। तो हमें ना थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर अल्फा, ये अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, ये गामा मान लो, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3π/4 है, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू π/3, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि गामा की वैल्यू थीटा है 1। तो कॉस स्क्वायर π/3 बोले तो कॉस 60 हो गया, और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको कैसे लिख लेंगे हम, कॉस पाई माइनस π/4 और ये इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये 0 है, ये π/2 और ये पाई, तो पाई माइनस π/4, ध्यान ये कि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, बट इसके ऊपर स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव कर देगा, यानी कॉस स्क्वायर π/4 हो गया, π/4, और ये हो गया 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया 1/2, देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका -4 एलसीएम लोगे तो 2 + 1 3/4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4 - 3 1/4 हो गया। तो
तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस हाफ। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हाफ। अगर कंसिडर करते हो प्लस वाला तो पाई बाई 3 हो जाएगा, और नेगेटिव वाला कंसिडर करते हो तो पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव कोस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई 3 करोगे तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, बट यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट वाला जो एंगल है ना वो गिवन नहीं है। ठीक है, हमारा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल गिवन है जो कि पाई बाई 3 है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का है, और प्रोबेबिलिटी में ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो देखो हम जानते हैं ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। जो ये नीचे वाला होता है ना वो यहाँ पे लिखते हैं। तो जब इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा पी ए ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पी ई यूनियन एफ पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये अपॉन में क्या है, ये है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 1 माइनस पी ऑफ दिस ई यूनियन एफ अपॉन पी ऑफ एफ बार। तो ये ऑप्शन हमारा ये यूनियन है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने लगाया है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के केस में जो यूनियन है ना, सॉरी जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, टोटल सम 1 ही होता है ना, इसलिए 1 लिखा है हमने। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों है। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स वाले चैप्टर के अंदर मैंने बता रखा था ये। ठीक है, इसको हमने प्रूव भी किया उसमें। अब देखो जो 9th क्वेश्चन है, इक्वेशन निकालना है हमें लाइन की। तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला हमें मालूम है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ना, और जो ये है वो पैरेलल वेक्टर है, और ये जो ए वेक्टर है जो पासिंग पॉइंट वाला वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर, ये बी वेक्टर हो गया। यहाँ पे आई कैप भी है, आई कैप, जे कैप और के कैप। ए वेक्टर हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का 4 माइनस 3 7 का, तो 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस लैम्डा, और बी वेक्टर हमारे पास है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इसको सॉल्व कर लो। आर क्या होता है, आर वेक्टर क्या होता है, ये होता है जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो देखो ये 4 यहाँ से और प्लस 3 लैम्डा यहाँ से, और ये आई कैप माइनस 3 यहाँ से और प्लस लैम्डा यहाँ से, जे कैप प्लस 7 यहाँ से प्लस 2 लैम्डा, देखो 2 टाइम्स लैम्डा, और ये के कैप, और यहाँ पे क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब कंपेरिजन कर लो बोथ साइड। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस 3 लैम्डा, एंड वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3 प्लस लैम्डा, जेड की वैल्यू क्या आ गई, 7 प्लस 2 लैम्डा। यहाँ पे इन्होंने टी के टर्म्स में लिखा है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आ रही है हमारी वो 3 लैम्डा प्लस 4, तो 3 लैम्डा इसमें तो है नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे है t मान लो आप लैम्डा को। ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होना। तो 3t प्लस 4, 3t प्लस 4, तो 3t प्लस 4 इसमें है भी, इस तीनों में है। ठीक है, अभी और आगे चेक करते हैं। y की वैल्यू क्या है, t माइनस 3, तो t माइनस 3 तो यहाँ नहीं है, यहाँ माइनस t है, तो हमारे पास तो t प्लस t माइनस 3 है। ठीक है, तो t माइनस 3 इसमें हो गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, 2t प्लस 7 तो जेड है ही। अब देखो जो 10th क्वेश्चन है, इसमें
चार दोस्त हैं, अभय, बीना, छाया एंड देवेश। उनको ये सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया, ठीक है। 4ab प्लस 3ab प्लस ba माइनस 4ab। और ये जो a एंड b है ना, वो दोनों 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये भी पता है कि जो a और b वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। एंड a का जो इन्वर्स है वो b नहीं है। तो अभय ने, बीना ने, छाया ने, देवेश ने अपना आंसर कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा है। तो हमें चूज करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं एक बार कि 4ab प्लस 3ab प्लस 3ba माइनस 4ab। ओके, ये कितना हो गया? 7ab हो गया। यहाँ इस क्वेश्चन में ना बी ए होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ बी ए होगा, ठीक है। ये बी ए है, ये बी ए है, बी ए, ओके। तो ये 7ab हो गया। और यहाँ पे 3ba माइनस 4ba, तो माइनस b हो जाएगा, ठीक है। तो और याद रखना जो ab है ना और ba है, ये हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। इन जनरल ab एंड ba आर नॉट इक्वल, ओके। इन सम केसेस दे आर इक्वल, बट इन जनरल दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आंसर करेंगे। तो इसका आंसर बीना, देखो बीना ने सही लिखा है 7ab माइनस ba, तो बीना इज करेक्ट, ओके। अब देखो एक सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास, सिलेंड्रिकल टैंक है, और जो इसका रेडियस है वो 10 गिवन है, 10 सेंटीमीटर। और इसको फिल किया जा रहा है शुगर से एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है। देखो इस रेट से इसको फिल किया जा रहा है। तो यहाँ पे यूनिट देखो सेंटीमीटर क्यूब है, फिल कर रहा है तो वॉल्यूम ही होगा ना। तो फिल करने के यानी उसकी जो वॉल्यूम है ना उसका रेट गिवन है d/dt। और dt क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो सेकंड लिखा हुआ है। तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो टाइम है ना ये तो सेकंड, इसलिए हमने dt लिखा है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो पाई तो कांस्टेंट है, आर की वैल्यू हमें 10 गिवन है, तो 10 का स्क्वायर, और एच को जब करोगे तो dh/dt हो जाएगा। और dv/dt हमारे पास 100 पाई गिवन है, और यहाँ से भी 100 पाई आया, और ये dh/dt इधर है, तो इससे ही कैंसिल हो गया। तो dh/dt क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका हाइट का जो रेट हो गया वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, जो ऑप्शन सी करेक्ट है, ओके। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वेक्टर का है। यहाँ पे p और q जो वेक्टर है ना, p और q वो दोनों यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अल्फा जो है ना वो इन दोनों बीच का एंगल है। देन p प्लस q विल बी यूनिट वेक्टर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, ये भी यूनिट वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। यूनिट वेक्टर है ना, ये बोला है कि p प्लस क्यू कौन सी अल्फा की वैल्यू पर ये यूनिट वेक्टर होगा, तो हम इसको यूनिट वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, अगर इसका स्क्वायर है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। और ये कैसे लिखते हैं? देखो देखो
ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। यदि मैं बी को भी ए लिख दूं तो ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे हम अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ना। तो ए डॉट ए का ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी डॉट क्यू इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। तो यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन ले लें, ये ऐसे लिख देते हैं अभी, 2 पी डॉट क्यू। तो इसको वैसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और कॉस, अब इन दोनों के बीच का एंगल था कॉस अल्फा, ठीक है, इक्वल टू 1। ये भी यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे 2 + 2 कॉस अल्फा की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से 2 कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 2 यानी कि -1 आ गई। ओके, तो अब देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -½ आ गई। अब हाफ आ गई तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा ही नहीं है क्योंकि माइनस में है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो पाई माइनस पाई बाई कितने पे हाफ होता है, तो पाई बाई 3 पे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। तो ये आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक्स की वैल्यू दिया ये, वाई की वैल्यू ये है एंड जेड की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है कि ये लाइन है ना किस पॉइंट से पास करेगा। तो देखो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 + 5u एंड वाई की वैल्यू कितनी है, -5 + u एंड जेड की वैल्यू कितनी है, -6 - 3u। तो जो पासिंग पॉइंट होता है वो ये है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है ना 5 1 -3, ये तो बी वेक्टर है ना जिसके ये पैरेलल होगा, ठीक है, ये बी वेक्टर है। तो हमें तो पासिंग पॉइंट पूछा है ना, तो पासिंग पॉइंट क्या आ जाएगा इस लाइन का, यानी कि ये ए वेक्टर पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा, आई कैप, देखो ये, और यहाँ से क्या आ जाएगा -5j कैप, और यहाँ से क्या आ जाएगा -6k कैप। तो यानी कि ये पासिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, 1, -5 -6, ठीक है। ये देखो 1 यहाँ से, -5 यहाँ से, -6 यहाँ से। तो 1 -5 -6 किस में है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो ए है ना, ए डिनोट्स कर रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन को, सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ए क्या है, सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और जो बी है वो है डिफरेंशिएबल फंक्शन का सेट, सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है ए एंड बी का, जो कि सही रिलेशन क्या है वो चूज करना है हमें। तो देखो याद रखना, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है ना, अगर कोई फंक्शन मान लो ये f(x) है, अगर ये डिफरेंशिएबल है, ओके, तो ये कंफर्म है कि ये कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। एंड अगर कोई कंटिन्यूअस है तो वो कंफर्म नहीं है कि डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो यानी कि जो बी होगा ना, ये सबसे बड़ा सेट होगा, और बी के अंदर ए आना चाहिए। मान लो अगर ये बी है तो ए इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। देखो ये जो ए है, ये जो है ना, ये ए है और ये सबसे बड़ा वाला बी है।
तो बी के अंदर ए आना चाहिए, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला सर्कल है वो बी है। ठीक है, और यहाँ पे बड़ा वाला ए है और ये छोटा वाला बी है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना आप। तो इसलिए हमारा बी बड़ा वाला है और ए उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ये ए उसके अंदर है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि y की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ इन्होंने ड्रॉ कर रखा है। ये जो ग्राफ ड्रॉ कर रखा है ना, ये वाला ग्राफ, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एंड इसमें x की वैल्यू गिवन है 0 से लेकर 2, तो ये 0 है और ये x की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये x की वैल्यू 2 है, एंड y एक्सिस, तो y एक्सिस हमारा ये है। तो हमें एरिया निकालना है जो शेडेड रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे y एक्सिस लिखा है ना, तो हमें इस इंटीग्रेट को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो इसका जो एरिया आएगा वो हम एक स्ट्रिप लेंगे यहाँ पे u। ठीक है, ये dy है और ये x हो जाएगा। ठीक है, और इस स्ट्रिप को हम कहाँ से कहाँ तक घुमाएंगे, 0 से लेकर 4 तक। तो यानी कि y की लिमिट कितनी होगी, 0 से लेकर 4, और x यहाँ लिखेंगे, और ये dy। तो 0 से लेकर 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे y ये रिलेशन गिवन है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट वाई। तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम पॉजिटिव लेंगे सिर्फ, तो इसलिए हमने रूट वाई लिख दिया इंटू डी वाई। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर किस में है, 0 से लेकर 4 रूट डी, डी ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें एक फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, एंड जो प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग एक्स एंड वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो क्या है, z इक्वल टू 5x प्लस 7y, where x and y are the number of units of x and y respectively sold, तो which of the following statement is correct। तो देखो यहाँ पे ये द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड वाई, ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो नहीं सकता। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेजर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द कंबाइंड प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेलिंग एक्स एंड वाई। देखो ये जो प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग एक्स एंड वाई था, ठीक है, जो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया गया था, ये बेसिकली प्रॉफिट है जो अर्न हो रहा है एक्स एंड वाई को सेल करने पे। तो जो प्रॉफिट है वो तो कंबाइंड होगा ना, प्रॉफिट डिपेंड करेगा बोथ एंड एक्स एंड वाई, दोनों पे, दोनों प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करेगा वो। ठीक है, तो इसलिए इसका मैक्सिमाइज जब भी होगा जब ये दोनों पे डिपेंड हो रहा है ये। ठीक है, तो ये फंक्शन मैक्सिमाइज जब भी होगा जब दोनों प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई दोनों को ही सेल करेंगे। ठीक है, अगर एक को कर रहे हैं और दूसरे को कर नहीं रहे, ठीक है, तो उसे कम प्रॉफिट होगा, बट हमें मैक्सिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो ये मैक्सिमाइज जब भी होगा जब दोनों को ही सेल करे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये फर्स्ट ऑप्शन मैंने इसलिए बोला कि ये रॉन्ग होगा क्योंकि ये बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज जब होगा जब प्रॉफिट अर्न हो रहा है ना एक्स एंड वाई से, तो उनका डिफरेंस, तो डिफरेंस तो कभी नहीं होगा ये। ठीक है, दोनों एक तरफ एक्स एक तरफ वाई, दोनों अगर दोनों का सेलिंग अच्छा हो रहा है तो वो दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे उस फंक्शन को मैक्सिमाइज होने में। ठीक है, अकेला ये नहीं कर सकता, ना वो कर सकता है, ना उनका डिफरेंस कर सकता है। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसमें ये इक्वेशन गिवन है और हमें पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बेसिकली ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में ए माइनस बी, और ये है ए प्लस बी। तो जो मैं तुम्हें बताया था कि जो ए इंटू बी और बी इंटू ए जो होता है मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, मैट्रिक्स का, ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं इन जनरल।
बट इन सम केसेस दे आर इक्वल, ठीक है, बट आपको माइंड में लेके चलना है कि नॉट इक्वल होते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल गिवन है, तो यानी कि ये जो है ये नल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, ये नल मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी ये जीरो होना चाहिए, जब भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो यानी कि ए बी माइनस बी ए ये जीरो है, तो ए बी इक्वल टू में क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो 18 क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एंड जो p है ना, p वो ऑर्डर है एंड जो q है वो डिग्री है। तो p माइनस q हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, dy dx की पावर 3 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2 मिनट के लिए इसको आप x मान लो, 2 मिनट के लिए। तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो x क्या था हमारा dy बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर आया ना, इनटू अब वो चूंकि x तो था नहीं इसलिए उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx को, ठीक है, इक्वल टू में 0। तो हो जाएगा 3dy अपॉन dx, ये बेसिकली चैन रूल लगाया हमने, ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें क्या करो कि ऑर्डर क्या आ जाएगा, p क्या आ गया इसमें, देखो 2 टाइम्स, मैक्सिमम कितना टाइम्स इसको डिफरेंशिएट किया गया 2, यहाँ पे 1 है, तो इसके लिए ऑर्डर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। एंड डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री था q हमारा, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 हो गया। तो हमें निकालना क्या था p माइनस q, तो p की वैल्यू 2 माइनस 1, q की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये 19 और 20 क्वेश्चन है, जिसमें एक हमें असर्शन और रीजन दो चीज गिवन होंगे, और ये 4 ऑप्शन है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, ठीक है। तो इनमें से हमें आंसर चूज करना है ए बी सी डी में से। तो सबसे पहले 19 करते हैं, देखते हैं 19 में क्या कह रहे हैं कि जो ए है ना, ए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है 3 5 2, ये लिखा है इज स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ये स्केलर मैट्रिक्स थोड़ी है, ये देखो डायगोनल है, तो डायगोनल मतलब 3 5 2, बाकी इसके 0 होंगे। अब ये कह रहा है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स तो ये है ही नहीं, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो बराबर होते हैं, तो यहाँ पे तो बराबर है ही नहीं, तो ये जो हो गया इसका जो असर्शन है वो फॉल्स हो गया, ठीक है। एंड आगे देखते हैं रीजन क्या है इसका, इफ अ डायगोनल मैट्रिक्स हैज नॉन जीरो एलिमेंट्स इक्वल, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स यही तो है 3 5 2, बाकी तो इसके 0 होते हैं। वो कह रहा है कि यदि डायगोनल मैट्रिक्स का नॉन जीरो एलिमेंट्स सारे इक्वल हो जाए तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का 19 का डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका देखते हैं, यहाँ पे लिखा है एवरी पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। फिजिबल रीजन देखो, मान लो या मैं 2 कोई इक्वेशन गिवन थी, वो कुछ ऐसा आ रहा है, मान लो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स तो ये हो गए हमारे ये वाले, और फिजिबल रीजन मान लो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एवरी पॉइंट ऑफ अ फिजिबल रीजन, एवरी पॉइंट तो नहीं होगा भाई, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन एवरी पॉइंट नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स ही होते हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया। अब रीजन पढ़ते हैं इसका, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एग्जिस्ट ओनली एट 1 और मोर कॉर्नर पॉइंट, ये तो बिल्कुल ट्रू है,
ठीक है, ये ट्रू है, तो ये भी, इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसका डी, ऑप्शन डी। ओके, तो हमने एमसीक्यू के सारे 20 के 20 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए और उम्मीद करता हूँ कि आपके भी 20 के 20 क्वेश्चंस सही होंगे। ठीक है, तो एक बार आप क्रॉस चेक करना अपना आंसर और ये देखना कि आपके कितने आ रहे हैं। ठीक है, 20 में से, और मुझे कमेंट में भी बताना कि मेरे 20 में से इतने आए हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।